सामाईन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक राथिर। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की जानिब से आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार की जानिब से जुरातमंदाना मुआशी और इक्तिसादी इस्लाहात के बारे में बात करेंगे, जिनके जरिए मुल्क की मईशत को मजबूत करने और इसे इस्तेकाम बख्शने के वाज़ेह अहदाफ हैं। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम इन्हीं इस्लाहात और दीगर जुड़े मामलात और चैलेंजों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज जिन मेहमान शख्सियत को हमने इस खुसूसी प्रोग्राम में मदऊ किया है वो हैं इकोनॉमिक टाइम्स के एक सीनियर सहाफ़ी हकीम इरफान रशीद साहब, जो मुआशी और इक्तिसादी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। हकीम इरफान साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद और खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। इरफान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमें सामीन को बिल्कुल, चाहे आप टेक्निकली उसको समझे या वो हमें, क्योंकि कुछ इस्लाहात ऐसे हैं जिनको टेक्निकली समझना जरूरी है। तो ये जो डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर स्कीम्स हैं, जैसे खवातीन और हेल्थ के हवाले से या बच्चों के हवाले से, जो भी ये स्कीम्स हैं, ये हैं क्या? तारिक साहब, आम आदमी के अल्फाज में अगर हम समझे तो हमारे पास जो आप देखेंगे कि गोल्डन कार्ड की पेनिट्रेशन हुई है। ये जो गोल्डन कार्ड की पेनिट्रेशन है, फॉर एग्जांपल हर एक बंदे के पास, एक फैमिली के पास 5 लाख का इंश्योरेंस है एनुअली, और उससे ये हमें बहुत बड़ा जो फायदा मिला है, खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज है, जिनके यहाँ खासकर मैं अगर मैं JNK की भी बात करूंगा और JNK जैसी बाकी जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है वहां की जब मैं बात करूंगा तो इंश्योरेंस का काफी कम पेनिट्रेशन था। लेकिन ये जो गोल्डन कार्ड कश्मीर में खासतौर पर हर किसी के लिए और रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो ये सोशली या इकोनॉमिकली जो लोअर स्ट्रेटा है उनके लिए जो हुआ है, उससे काफी ये फायदा हुआ है कि आपके जो बहुत सारे आम घरानों में जो खर्चे हुए थे, मेडिकल एक्सपेंसेस होते थे, उनको कवर किया गया है। तो ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम्स होती है, इसमें क्या हो जाता है कि सरकार खुद, दो चीजें होती है, एक आपको इंश्योरेंस के जरिए पैसे मिलता है जो सरकार खुद हैंडल करती है, और दूसरा जो स्कीम्स में जब हम बात करेंगे तो जब लाडली बहन स्कीम है या जो असिस्टेंस स्कीम्स है जिनके लिए सरकार खुद बैंक्स में डायरेक्ट पैसा देती है, या जो हम स्कीम्स है जहां पर हम पेंशनर्स के लिए जो स्कीम है जो उनके बैंक में डायरेक्ट पैसा आ जाता है, या इसी तरह जो सब्सिडीज आ जाती है जो कि लिंक्ड है आपके अकाउंट से। तो ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम्स की आप जो बात कर रहे थे, मैंने स्टार्ट किया इंश्योरेंस से लेकर जो आपके पैसे मिलते हैं आपके डायरेक्ट अकाउंट्स में आ जाते हैं डिफरेंट स्कीम्स के जरिए, खवातीन के लिए भी, गरीबों के लिए भी, जो आम मुतवस्सित दर्जे से नीचे जो तबका है उनके लिए भी जो आगे है। उससे ये हुआ है कि इसमें थोड़ा जो करप्शन का जो एक एंगल हुआ करता था, जो आपको जो दर बदर घूमना पड़ता था अपने 1000 रुपया 2000 या जितना भी आपको पैसा आ जाता था उसके लिए, वो खत्म हो गया है। और इससे ये बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि ये जो एंड यूजर है वो इंडिपेंडेंट हो गया है इस पैसे को यूज करने के लिहाज से, यानी कि चाहे वो ख्वातीन हो, गरीब घरानों की, या पेंशनर्स हो, या विडोज हो, या मैरिज असिस्टेंस की जो स्कीम्स है वो जब इनके हाथ में डायरेक्ट पैसा आता है तो वो मजाज बन जाती है इस सूरत हाल के लिए कि वो इसको किस तरह खर्च कर सके। तो ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम्स का ये फायदा हुआ है कि इससे जो आम आदमी, मैं ये कहूंगा कि इसमें जो गरीब आदमी है उसको एक कॉन्फिडेंस मिला है। हालांकि अभी ये अमाउंट्स काफी, अगर हम देखेंगे कि ग्लोबल जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इकोनॉमी में की बातें करते हैं, लाखों करोड़ों की बातें करते हैं, तो ये 1000 रुपया हमें या 2000 या 5000 या 10,000 रुपया हमें बहुत कम लगता है। लेकिन एक मुतवस्सित दर्जे और उसके नीचे जो रहते हैं उनके लिए काफी महीने भर चलाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम्स जो है एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एम्पावरिंग फॉर जो ये गरीब और मुतवस्सित तबका है। इसमें छोटा सा सप्लीमेंट्री, क्या ये जो बैंक ट्रांसफर स्कीम्स है, क्या इसमें कुछ और रिफॉर्म्स की जरूरत है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? जी हाँ, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देखिए, अगर हम देखेंगे कि हमारे जो बहुत सारे बैंक्स ने क्या किया है, उन्होंने एक क्लस्टर बैंक डेडिकेट किया है ये ट्रांसफर स्कीम को। जब ये लोग पैसा लेने जाते हैं या महीने की तारीख पर जब ये पैसा आता है और लोग इकट्ठे जमा हो जाते हैं, उनको फैसिलिटीज वहां स्मूथली नहीं मिल जाती है। और बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा गया है कि सरकार में जब कभी पैसे का थोड़ा सा क्रंच आ जाता है तो ये हर महीने पैसे डिपॉजिट नहीं हो जाते, और किसी जगह, बहुत जगहों पे हमने देखा है कि डिले हो जाता है। तो उस डिले का अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए टाइम पे, या अगर सरकार को जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है वो कन्वे हो जाए। फॉर एग्जांपल पेंशनर्स का जो स्कीम है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बैंक्स पे अचानक से फिर लंबी लंबी लाइनें, कतारें लग जाती है, वहां पर बेचारों को बड़ी कभी कोफ्त होती है, और कभी बैंक स्टाफ भी काफी वो उनको हेल्प नहीं करता है, ये बोलते हैं कि अभी नहीं आया। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो बेचारे जाते हैं रोज बैंक्स पे कि आज आ गया, कल आ गया। तो ये कम्युनिकेशन का गैप है, कभी कभी पैसे का भी गैप हो जाता है 2-4 महीने में। तो वो सरकार को खासकर इन स्कीम्स के लिए डेडिकेटेड एक फंड
होना चाहिए जिसमें फ्लो में कभी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो इंटरनेट सर्विसेज है या आपकी जो डिजिटल सर्विसेज जो हम कहेंगे अभी भी पेनिट्रेट नहीं हो पाई है पूरी कंट्री में। हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है लेकिन पेनिट्रेशन पूरा नहीं है। तो दूर दराज इलाके जो कंट्री के हैं और हमारे JNK के भी जो है वहां पर बेचारों को वक्त पे इन स्कीम्स का कभी कम्युनिकेशन नहीं मिल जाता है और वो उस वजह से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इरफान साहब, रिसेंटली जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन ने जो GST काउंसिल की मीटिंग में जो GST के बारे में जो इस्लाहात हुई, रिफॉर्म्स हुए, जनरली ये कहा जाता है कि वेरी रेवोल्यूशनरी जो रिफॉर्म्स आए या जो भी इसमें मतलब कम किया गया GST डिफरेंट कमोडिटीज पे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? GST बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये तो गवर्नमेंट को बहुत पहले करना था। जो उन्होंने अभी ये स्ट्रीमलाइन किया था, जब पहली बार GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तो उसी वक्त ये बातें हुई थी। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कह रही थी गवर्नमेंट को कि आपको कुछ इसमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे क्योंकि इससे काफी एक इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है इकोनॉमिक सेटअप में, लेकिन इसमें थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत है। और जो अभी स्टेप्स फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए हुए हैं जो शायद सितंबर के आखिरी हफ्ते में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उससे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, देखिए आपकी जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी जब चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी। ऑलरेडी मार्केट में लोग बात करना शुरू कर दिए हैं कि कौन सी चीज कितनी सस्ती हो गई है। फॉर एग्जांपल कार्स में कितना कमी आ चुकी है, तो इससे डोमेस्टिक स्पेंडिंग काफी, मैं ये कहूंगा कि बूस्ट हो जाएगी और इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को कि अब हम पैसा खर्च कर सकते हैं और वी आर गेटिंग अ लिटिल मोर बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और दूसरी बात यह है GST जैसे टैक्स रिफॉर्म से क्या हो जाता है कि आपके मार्केट की क्रेडिबिलिटी, आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है और उस क्रेडिबिलिटी की जब बढ़ जाती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स होना, उसमें स्ट्रीमलाइनिंग होना, बिजनेसेस का ग्रो होना, उसमें ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपका स्ट्रीमलाइन सिस्टम है, उसमें टैक्सेशन का स्ट्रीमलाइन सिस्टम है, वो उसमें काफी मदद करता है। लेकिन आपको ये भी उसमें मैं ये कहूंगा कि पहलू गवर्नमेंट को चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जो फर्म मल्टीपल जगहों पर रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है वो मल्टीपल जगहों पर रजिस्टर्ड है, उसको फुल मल्टीपल जगहों पर GST के फॉर्म भरने पड़ते हैं, उसको वहां पर मल्टीपल जगहों पर आप रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, तो वो उनको उस पर देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होने के बावजूद भी ये जो इसमें ऑडिट का जो ये मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीपल जगहों पे एक ही फर्म को मल्टीपल जगहों पे इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है ऑडिट्स को, तो वो खत्म होना चाहिए। बाकी ये जो एज अ स्टेप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो अभी रैशनलाइजेशन इसकी हुई है या इसमें जो रिफॉर्म हुआ है, दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ पुशिंग द स्पेंडिंग स्पेशली इन द डोमेस्टिक मार्केट। इरफान साहब, इसी के साथ जुड़ा एक सप्लीमेंट्री, क्या इससे ये भी हो सकता है कि जैसे आपने स्पेंडिंग की बात की लोकल मार्केट में, लोकल जगहों पर, हर जगह, जैसे जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे हम, क्या इससे जो लोकल, एक तो हो गया ट्रेडर, दूसरा हो गए मैन्युफैक्चरर, चाहे MSMEs में हैं या छोटे छोटे कारखानादार हैं या हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या बाकी चीजें जो हैं, जो यहाँ से जनरेट होता है या मैन्युफैक्चर होता है, उसमें कितना उछाल आ सकता है, उसमें कितनी तरक्की हो सकती है, ताकि जो ये कमोडिटीज हैं या जो आइटम्स जो बनते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम हो या बाकी दीगर चीजें भी जो हैं, तो इसमें क्या उसमें एक तरह का मतलब सबस्टेंस आ जाएगा, उसमें एक तरह की स्ट्रेंथ आ जाएगी? देखिए, जिस मार्केट की आपने बात की है, खाली GST के रिफॉर्म से उसमें तो उतना ज्यादा उछाल नहीं हम देख सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल फोर्सेस हैव टू कम टुगेदर। तो GST उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि यहाँ पर भी कंप्लेंट्स की थी काफी ट्रेडर्स। उन्होंने कहा कि GST से जो हमें वापस पैसा आना था वो अभी तक नहीं आ पाया है उनके अकाउंट्स में, जो अभी बहुत पेंडिंग है जब उन्होंने रिटर्न्स भरे। या इसी तरह जो हम कहेंगे कि इन रिफॉर्म से तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा, चीजों पर फर्क पड़ेगा, और थोड़ी अगर जब सस्ती हो जाएगी चीजें या उन पे जो टैक्सेस कम हो गए तो उस पर तो फर्क जरूरी पड़ेगा। लेकिन JNK के बारे में हमें, बिकॉज वी आर जियोग्राफिकली इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन, तो उसमें हमें बाकी मार्केट फोर्सेस जो है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल है, हमारा रोड बंद है एक हफ्ते से और अभी एक अगले 2-4 दिन में तो खुलने की कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई वी आर नॉट होपफुल कि 2-4 दिन में। तो अगर आपका यहाँ से सस्ता भी चीज जाता है रास्ते में रुकने की वजह से या सही टाइम पे डिलीवर होने की ना वजह से, आपके काफी नुकसान है। हॉर्टिकल्चर में हम जब बात करेंगे तो अभी हमारे सेब के जो व्यापारी है, ट्रेडर्स है एंड ऑल, वो इस चीज का फायदा उठा सकते थे एक लेवल पे, लेकिन मसला ये है कि आपका जो उनको बेचारों को जो रेकरिंग कास्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है फंसा पड़ा है, बहुत सारों को यहाँ पर ही नुकसान हुआ, बेस पे भी बहुत सारा मार्केट पे भी नहीं पहुंचा है। तो GST इज वन पार्ट ऑफ इट विच कैन बी हेल्पफुल, अगर बाकी सारी चीजें हमारे लिए स्ट्रीमलाइन हो जाए और सब फोर्सेस ज्वाइंट होके डेफिनेटली जो रिफॉर्म्स नेशनली हो जाती है उनका तो पर्कुलेटिंग और ट्रिकल इफेक्ट यहाँ पर भी होगा। इरफान साहब, दूसरे नुक्ते पे आते हैं हम, ये जो हम फूड ग्रेन्स की बात करें, तो एंश्योर फूड सिक्योरिटी अक्रॉस कंट्री इंक्लूडिंग ऑल, उसमें तो हमें कोई इशू नहीं है। तो हम सब की बात करते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी जो है, इसमें क्या मुल्क के अंदर प्रोग्रेस हुआ है? जो फूड ग्रेन्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन क्या एडुकेट है?
नहीं, देखिए उसमें एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर मे नॉट हैव इम्प्रूव्ड ओवरऑल, लेकिन एक बात है कि फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत इंक्रीज हो गई है। फॉर एग्जांपल हम देख रहे थे, हमने 347 मिलियन मैट्रिक टन 2024-25 में किया है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट गेन है पुराने रिकॉर्ड से। तो अगर हम ये कहेंगे कि पिछले एक दहाई में हमने 20 टाइम्स इंक्रीज किया है, लेकिन वहां पर हमारा जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप वो यहाँ है कि जब हम फूड ग्रेन्स को हार्वेस्टिंग के बाद प्रिजर्वेशन का मोड आ जाता है तो वहां पर हमारी काफी लॉसेस हो जाती है, और वो जो लॉसेस हमारी है, हमारी इस गेन को वो कम कर देती है, वहां पर इसमें नेगेटिव आ जाता है। तो अगर हम फूड ग्रेन्स का डेफिनेटली हमने इंक्रीज किया होगा क्वांटिटी, लेकिन फिर हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारा मैकेनिज्म है प्रिजर्वेशन का, मार्केटिंग का, सप्लाई चेन जो हमारी है वो सही नहीं है। उस वजह से जो अब एग्रीकल्चर में जो हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका हम पूरा बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। और फिर हमने जो देखा पिछले दिनों में, जो फार्मर्स ने एमएसपी पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया हुआ था या हंगामा आराई हुई थी, वो जेन्युइन उनके जो कंसर्न्स वगैरह थे, सो उनके जो कंसर्न्स अगर जब हम इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली वी आर सीइंग एन अपवर्ड, क्योंकि हम तो अनाज तो उगा रहे हैं, हम तो फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लेकिन एंड यूजर जो फार्मर हमारा है उसको कितना फायदा आ रहा है, उसको साथ चला के जब हम नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली अगर हम वो कर पाए और अगर गवर्नमेंट वो कर पाए, फार्मर को साथ ले आए और उनको इन पॉलिसीज में इंक्लूड करें, उनकी सजेशंस को, उनके कंसर्न्स को, तो डेफिनेटली, और हम ये पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारा फूड मार्केट सप्लाई चेन और प्रिजर्वेशन है वो हो जाए, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेन सेक्टर्स है जो हमारे इस आने वाले जो साल होंगे उनमें हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इरफान साहब, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, पूरे मुल्क में बहुत सारे इस्लाहात बताए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बातें आ रही हैं, इंक्लूडिंग J&K। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका क्या स्टेटस है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे तो नंबर्स पे अगर हम नहीं जाएंगे तो जनरली ओवर द लास्ट डेकेड और समथिंग ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रेजुअली ग्रो हो गई है एंड इट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट सेक्टर। हालांकि हम अगर देखेंगे पिछले जो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो पहले हुआ था, उस वजह से एमएसएमईज काफी उनको धचका लगा था और वो काफी रूट से गए, और फिर जो कोविड का शॉक भी आ गया उस वजह से भी एमएसएमईज को सफर करना पड़ा। होल सेक्टर वाज क्राइंग अबाउट इश्यूज एंड ऑल, लेकिन I think despite the challenges and all, manufacturing sector has grown। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये मेक इन इंडिया के बैनर के अंदर जो पुश है टू मेक थिंग्स एंड ऑल, उस वजह से भी काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि हम इसमें स्ट्रीमलाइनिंग करें जितना हो सके। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है, खासकर आईटी वगैरह में, और सर्विस एक्सपोर्ट जो हम करते हैं सर्विसेज, उसमें भी काफी उछाल देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट्स कंटिन्यूटी में इन पे खास फोकस करती रहती है, चाहे वो एनडीए की 3 हुकूमतें हो, उससे पहले यूपीए की 2 हुकूमतें हो, उससे पहले एनडीए फर्स्ट हो, या फिर जब से रिफॉर्म्स आए हैं 1990 में। आप देखेंगे कि 1990 के जो मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने जो लीड किए हैं रिफॉर्म्स, उनका जो ट्रिकल डाउन पर्कुलेटिंग इफेक्ट है वो पिछले आज जाके बहुत दिखाई दे रहा है मार्केट में, और पिछले 10 साल में वो काफी इंप्रूव भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मुझे याद है कि 14% हमारे जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। पहले 3 महीने में हमने देखा कि 7 पॉइंट समथिंग हमारा ग्रोथ दिखा रहा था, और ओवरऑल पिछले 10 साल में 6.1 के ऊपर ही रहा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ गुड न्यूज। बट और फिर हमने देखा कि जो हमारे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स थे, वो जो स्कीम्स वगैरह थी, वो सारा इंक्लूड करके इट हैज स्ट्रीमलाइंड द इकोनॉमी, और कॉन्फिडेंस आया इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हम बूस्ट देखते हैं। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपके जो एमएसएमईज है, उन्होंने भी पिछले बार गवर्नमेंट को, जिसके मुझे लगता है कि उसके बाद ही गवर्नमेंट ने ये जीएसटी रिफॉर्म्स के जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये सारे कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए लिए थे। तो मुझे लगता है कि जब ये जीएसटी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होंगे तो ये एमएसएमईज की वजह खासकर उनके लिए काफी खुशाइंद कदम होगा, और होपफुली दे विल मेक सम मनी इन कमिंग ईयर्स। दूसरा एक सेक्टर है स्टार्टअप्स का। ये स्टार्टअप क्या होते हैं, मुख्तसरन बताएं, और हमारे लिसनर्स जो है या यूथ पर्टिकुलरली जो इसमें जाना था, एक स्टार्टअप का एक तरह का मतलब एक कैंपेन जैसी चल रही है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहा है या बाकी सेक्टर्स में आ रहे हैं, तो किस तरह से ये स्टार्टअप इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए ये कारआमद है, फायदेमंद है, बेनिफिशियल है? देखिए, स्टार्टअप इज समथिंग विच इज एक आइडिया होता है, विच इज इनोवेटिव आइडिया, अ बिजनेस आइडिया विच कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो ब्रिंग आउट इनोवेशन
एंड विच विल अल्टीमेटली जो आपकी इकोनॉमी में बूस्ट करे, एक इनोवेशन को लेके एक बिजनेस आइडिया हो और फिर वो इनोवेशन बिजनेस आइडिया में तब्दील होके आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो ये सबसे पहले एक इंडिविजुअल ड्रिवन एफर्ट है जो हम गवर्नमेंट इसको एनकरेज इसलिए कर रही है कि आपको जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उससे बाहर आके आप एक आइडिया दें, उसको एक बिजनेस आइडिया में ट्रांसलेट करें, इनोवेशन को एक बिजनेस आइडिया में ट्रांसलेट करें और फिर उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ताकि आप अपने लिए भी और ओवरऑल अपने रीजन और कंट्री के लिए भी आप कंट्रीब्यूट करें। और जब ऐसा इनोवेटिव जो आपने कहा कि गवर्नमेंट इस पे काफी फोकस कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी और उसके बगैर बाकी फील्ड्स में भी काफी पुश हो रहा है, लेकिन उसमें यह है कि आपको अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसे हम कहेंगे, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी आई थिंक द सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एशिया, लेकिन अगर आपको चाइना से कम्पीट करना पड़ेगा, अगर आपको उस स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो आपने जो उनके लिए बेनिफिट स्कीम, सब्सिडीज और उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो आपने फंड्स वगैरह रखे हैं उसको आपको डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी लैगिंग है। अदरवाइज स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज द कैपेसिटी विद आवर काइंड ऑफ, जो हमारी 60% से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो 35 इयर्स ओल्ड है, तो सबका पोटेंशियल इज ह्यूज। बट द इशू इज कि द गवर्नमेंट पॉलिसीज कभी कभी क्या हो जाता है कि आप बैक चैनल पे चला जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैक फुट पे चला गया है फॉर एग्जाम्पल। उसकी वजह से जो आपके ये इकोसिस्टम्स है बहुत सारी जगहों पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम अगर आप 100 इको स्टार्टअप चलाते हैं उसमें एक कामयाब होगा, लेकिन उस एक को कामयाब होने के लिए आपको 100 को फंड करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो माइजरली बिहेव नहीं करना पड़ेगा, उसमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि 99 खराब हो गए, क्योंकि आप देखिए जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमें बड़े डिजिटल कंपनीज फॉर एग्जांपल हमें यूएस के इलॉन मस्क याद आ जाते हैं, फेसबुक याद आ जाता है, इंस्टाग्राम याद आ जाता है, या इसमें से कोई एप्पल याद आ जाता है, लेकिन एप्पल के पीछे कितनी सारी कंपनीज है जिन्होंने मेहनत की है जो नहीं उतना बड़ा हो पाई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें माइजरली ना होके इस रिसर्च और डेवलपमेंट को काफी फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं डिफेंस में काफी स्टार्टअप्स आ गए हैं जो इनोवेशन करते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्कीम्स में फंड नहीं दिए, उसमें आपने ज्यादा फराख दिली से काम नहीं लिया एज अ गवर्नमेंट, तो उसमें ये इकोसिस्टम जो इमर्ज हो रहा है उसमें काफी दचका लग सकता है। लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन फ्यूचर। जबकि आप एआई देख रहे हैं, जबकि आप इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, आप क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स पे फोकस हो रहा है जो कि आपके मेडिकल साइंसेज, आपके एग्रीकल्चर, आपके हर किसी फील्ड में इंटरवीन करेगा। तो अगर ऐसे स्टार्टअप्स को आप इस वक्त सपोर्ट करेंगे, इस वक्त इसमें आपको उनको कॉन्फिडेंस देंगे काम करने का, तो डेफिनेटली जो आपका 2047 का गोल है विकसित भारत या डेवलप्ड कंट्री बनने का, उसमें इस वक्त अगर ये काम होगा तब ये आके वो आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगा या उसमें रंग भर जाएंगे। जी इरफान साहब, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपने इससे पहले भी बात की मेक इन इंडिया कंसेप्ट की, तो ये कंसेप्ट जो है क्या ये फ्रूटफुल है? हैज इट बिकम द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर? क्या ये कम्पीट कर पाएंगे या कम्पीट कर पा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स से, चाहे वो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हो, टूल्स हो, एग्रीकल्चर के लिए, बाकी मतलब बाकी जितने भी सेक्टर हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो उसमें क्या ये कम्पीट कर पा रहा है और उस लेवल ऑफ जो उसकी क्वालिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है, क्या वो मेक इन इंडिया सेक्टर ये कंसेप्ट कर पा रहा है या कर पाएगा? देखिए, मैंने बार बार कहा कि अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट में, अगर आप रीजन में डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी में और इस सारे जो आप मेक इन इंडिया इकोसिस्टम को अगर आप उस लेवल पे ले जाना चाहेंगे जहां आजकल चाइना है या बाकी दुनिया की कोई देश है, चाइना हमारा इमीडिएट नेबर है तो उसकी बात आ जाती है, जब तक आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप ये जो छोटे कोशिशें हो रही हैं उनको आप एनकरेज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि आप अगर सिंगल विंडो कंप्लायंस मैकेनिज्म फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन जब तक आप नहीं करेंगे एमएसएमईज के लिए, अगर ये नहीं हो पाए, स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, तो फिर कैसे एनकरेज होगा ये कॉन्सेप्ट? तो इसी तरह जब आपने कहा कि क्या ये कॉम्पीट करेगा, डेफिनेटली इट मे टेक सम टाइम, लेकिन अगर आपने उनके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है ग्राउंड पे, आप उनके जो डिमांड्स है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप या सक्सेसफुल इकोसिस्टम या सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए जो उनकी जो डिमांड्स है फुलफिल नहीं करेंगे तो करेंगे, फिर डेफिनेटली देयर इज अ टाइम जब आपका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लाई करेगा। अगर आप उनको ये कहेंगे कि आपने जी 1 साल में प्रोडक्टिव नहीं हो पाए तो बस अब आप नहीं कर सकते आगे, या उनकी क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगी, या आपने फॉर एग्जांपल आपने उनको उन जगहों पे जाया जहां पर उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनके पास रोड्स नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और बेसिक सप्लाईज नहीं है, फिर आप उनको कहेंगे कि आप यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम या मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट लगाए। हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो मेक इन इंडिया का जब कॉन्सेप्ट आया था या उसको मार्केट किया गया था, बहुत सारे कोशिशें हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी बिकॉज दे डिडंट गेट इनफ एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द बैंक्स फॉर एग्जाम्पल। सो
उस वजह से आपको जब आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस होल कॉन्सेप्ट इज इन द इन्फेंसी। वी हैव नॉट रीच्ड अ स्टेज जहां हम ये कहेंगे कि हमने जी पूरा तय कर लिया और अब हम बस मार्केट की देन है या एंड यूजर की हमें कमी है। हम वी आर इन अ प्रोसेस वेयर वी आर creating products, where we are experimenting with the issues and concepts and products and designs and everything। तो उसके लिए जब तक आप enabling environment create नहीं करेंगे तब तक आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और तब तक प्रोडक्ट आपका कॉम्पीट नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि आप रोकेंगे, आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा इस पर मेहनत, और आगे जाके अगर आप 10-20 साल की या 50-30 साल के बाद का सिनारियो देखेंगे तब वो चेंज हो जाएगा। इरफान साहब, इसी के साथ एक छोटा सा जुड़ा एक सवाल है या ऑब्जर्वेशन है मार्केट में, जैसे एयर कंडीशनर्स हम लाएंगे, वॉशिंग मशीन लाएंगे या बाकी भी होम अप्लायंसेस, नॉर्मली जो आम लोग जो जाते हैं मार्केट में लेने के लिए छोटी छोटी चीजें, तो उनको लगता है कि जो ब्रांडेड चीजें हैं या एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। आई थिंक लोगों को ये लगता है कि हमें ब्रांडेड ही लेना चाहिए, ये मेक इन इंडिया जो है अभी पता नहीं किस तरह का आइटम होगा, किस तरह का प्रोडक्ट होगा। इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह का जो माइंडसेट है, ये कैसे चेंज होगा? क्या इसमें किस चीज की जरूरत है सरकार को, ताकि ये प्रोडक्ट्स जो मेक इन इंडिया सेक्टर के अंडर आ रहे हैं या कंसेप्ट के अंडर आ रहे हैं वो उसके बराबर रहें या उससे ऊंचा उनकी रिलायबिलिटी या क्वालिटी रहे? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो क्रेडिबिलिटी की बात होती है। अगर आपको याद होगा 90s में जो लुधियाना से आपके जो गारमेंट्स बनते थे उनकी भी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी थी। और अगर हम देखेंगे अंगोरा वूल हम पहनते थे एक जमाने में, या एक जमाने में जो लुधियाना से स्वेटर्स बन के आ जाती थी विंटर जोन के लिए जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, तो दे वर मोर क्रेडिबल देन सम फॉरेन प्रोडक्ट एंड ऑल। अभी भी हम जब देखेंगे FMCGs में कुछ जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, दे हैव द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर ओन। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंडियन प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी है कुछ चीजों में, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें जब आप फोकस करेंगे तो वो जाके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए आपको जो है मार्केट्स को, नॉट ओनली जब आपका मार्केट स्ट्रीमलाइन हो जाता है, जब आपके सिस्टम थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं और उसमें करप्शन नहीं होता है, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट हो जाता है उसमें भी डेफिनेटली लोग फिर बिलीव करेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कार्स की बात करेंगे, तो अगर आपकी कार्स मैन्युफैक्चरिंग जो हिस्सा इंडिया में हो जाता है कार मैन्युफैक्चरिंग का, लोग तो उस पर भरोसा करते हैं, लोग खरीदते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको पता होता है कि यहाँ पर ये या तो असेंबल हुई है या व्हाटएवर जितना पोर्शन भी उसका यहाँ बना होता है। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट विद अदर इंडस्ट्री। चूंकि हमारी अदर इंडस्ट्रीज जो है उनकी क्रेडिबिलिटी लैक होने की वजह से और राइट मार्केटिंग ना होने की वजह से और पीछे से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसकी ना होने की वजह से वो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो आपका जो आज नहीं 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा, अगर आपने उसको एक ऑनेस्ट सिस्टम के थ्रू बनाया होगा, आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस होंगी, आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी होगी एक मैन्युफैक्चरर के लिए, तो डेफिनेटली द प्रोडक्ट्स विल इंप्रूव एंड आपकी जो क्रेडिबिलिटी मार्केट में वो इंप्रूव हो जाएंगी। तो इन्हीं चीजों पे काम करना होगा। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हम इन चीजों पे भी जब हम बात करेंगे कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जो मल्टी टायर ये है, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ चलाना पड़ेगा। हालांकि वो बिजनेस में आपको वो रुकावट नहीं बननी चाहिए, वो बिजनेस के एनेबलर बनने चाहिए, ताकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी आपके सामने जो क्रेडिबल आ जाए और हमारे लिए वो एज अ कंज्यूमर ऑप्शन बन जाए जब हम स्टोर पे जाते हैं या एंड यूजर किसी जगह पे खरीदने जाते हैं एज एन एंड यूजर। इरफान साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इम्पोर्टेंट जो एक इशू है या चैलेंज है, मुझे याद है लास्ट मंथ यहाँ देहरादून से एक कपल आया था, अवधेश श्रीवास्तव और उनकी वाइफ अर्चना श्रीवास्तव। दे स्टार्टेड देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आए देहरादून से लेकर कश्मीर तक, फिर कश्मीर से लेकर वो कन्याकुमारी तक वो उसी पर्सनल व्हीकल में गए। वो उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने बड़े एक्सप्लिसिटली बात की डिजास्टर्स की, क्लाउड बर्स्ट्स की, अनडिजायरेबल रेनफॉल है, मानसून है, फ्लड्स हैं, उत्तराखंड की बात उन्होंने की, हिमाचल प्रदेश की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की और बाकी जगहों की भी। उनका वो पर्सनल या इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली बात की कि भाई इसमें बोल्ड स्टेप्स होने चाहिए सरकार की तरफ से, जैसे ओवर टूरिज्म है, मिनिमाइजिंग कार्बन प्रिंट या मिनिमाइजिंग जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है लाइक पेट्रोल डीजल वगैरह। तो उन्होंने इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी बात की। उन्होंने कहा कि दीज ऑल थिंग्स आर थ्रेटनिंग सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन अर्थ। तो इसमें यही कहा जाता है कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग है या नेचुरल कैलेमिटीज जो है, तो कंट्री को किस तरह से आगे जाना चाहिए कि जहां हम ह्यूमन काइंड की बात करें, मैन काइंड की बात करते हैं, अगर हम खराब हो गए, अगर हम तबाह हो गए डिजास्टर्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, तो दुनिया में तो कोई मुल्क ठीक नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, कोई इलाका सही नहीं रहेगा। तो इसको आप क्लीन एनर्जी के साथ कैसे जोड़ेंगे?
ये आपने तो खुद ही एक्सप्लेन किया कि इसकी अब जरूरत भी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आपको पता होगा 2 स्कीम्स उन्होंने चलाई है। एक फेमसली दी स्कीम्स आर कॉल्ड एज FAME, जो स्कीम्स है FAME 1 और FAME 2, ये जो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ये स्कीम्स जो है 1 और 2, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं सब्सिडीज के थ्रू। उन्होंने जितने ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको पता होगा कि JNK में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस सड़कों पे लाया गया है, दिल्ली में हो रहा है। तो इस पर तो बहुत काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो एम्स रखे हैं कि 2030 तक हमारे पास कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए और 2070 तक हम क्या हमारा फोकस होना चाहिए एज फार एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कंसर्न। तो उस पर तो काफी 2 व्हीलर्स पे काफी सब्सिडीज मिल रही है। आप देखेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि JNK में भी और कंट्री के बाकी हिस्सों में भी 2 व्हीलर्स के जो आउटलेट्स आपको अचानक दिखेंगे बहुत सारे बढ़ गए हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भेज रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपको मिनिमम प्राइस 2 व्हीलर का 40-45 हजार से लेकर शुरू हो जाता है, फिर बाकी जाके ऊपर वो बढ़ जाता है। सो न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जब हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो आपको दिखाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप्स में। तो ये काफी कंट्री में हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि दिक्कतें कहाँ आ रही है, वो ये है कि एक तो ये है कि क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना पुश कर रहे हैं सड़कों पे आने के लिए, तो चार्जिंग पॉइंट्स आपके कहां पर अवेलेबल है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में उसमें से क्या इंपैक्ट हो जाएगा, कंजप्शन कितना बढ़ जाएगा, क्या वो आपके रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्स से आ रहा है, वो चैलेंजेस है। आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आप देखिए हमारे लिए गार्बेज डंपिंग इतना बड़ा इशू बन गया है अक्रॉस कंट्री, लेकिन फिर जब हम ई वेस्ट की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या स्कीम्स है वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन दिस आइडिया ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। जो हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली दे हैव देयर ओन एम्स। आई टोल्ड यू दे हैव अ स्टैंडर्ड कि हमें 2030 तक कितने व्हीकल चाहिए, 70 तक कितने व्हीकल चाहिए रोड पे, ताकि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सके। लेकिन उसके साथ साथ ई वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा होगा, अभी हम देखेंगे कि आपकी जो बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज है वो आ रही है, वो सीधे जाके आपके गार्बेज डंप्स में जा रही है। और अगले 5 सालों में ये इतना बड़ा इशू हो जाएगा कि आपके जब सड़कों पे साइड पे ई वेस्ट दिखाई देगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और वो उस पर तो आई होप काम होता होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल शुड मूव टू क्लीन एनर्जी एंड ऑल। लेकिन उसके क्या नताइज हैं और उसके क्या ये जो खासकर ई वेस्ट के मामले में और फैसिलिटीज के मामले में, अगर आपका 60 किलोमीटर एक चार्ज पे चलता है और आप 60 किलोमीटर चले गए तो 60 किलोमीटर के पास क्या आपके पास ऑप्शन है एज एन इंडिविजुअल? चलो आप तो सोच समझ के चलेंगे, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप करेंगे तो उनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स कितने हैं, उनके लिए फैसिलिटीज कितनी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ सब्सिडीज कम कर दी है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्करेज हुए हैं ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो क्या उनको उस पर रीलुक करने की जरूरत है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये देखूंगा कि आपको ओवरऑल जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बड़े खूबसूरती से 30 पॉइंट्स लिखे हैं कि जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी चाहिए ताकि वो आगे जाके एक जो उनका विकसित भारत का आइडिया है, जो 2047 का आइडिया ऑफ डेवलप्ड इंडिया है, जबकि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को 100 साल हो जाएंगे, तो उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स, कुछ 30 पॉइंट्स रखे हैं। तो उन्होंने उनमें यही बातें की है कि आपकी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, आपका जो पोर्ट से बिजनेस होता है उसको रेगुलेट करने की कैसे जरूरत है, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स चाहिए, इसी तरह बिजनेस ऑनर्स को आप कैसे परमिट्स की आसानी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, गैस या रियल एस्टेट या अल्कोहल को कैसे जीएसटी के एम्बिट में लाना चाहिए। उसी तरह बहुत सारी उन्होंने 30 सजेशंस दिए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट को अपना ये जो गोल है 2047 को वो फुलफिल करना पड़ेगा, तो उनको कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे कि और जीएसटी रिफॉर्म्स इज वन ऑफ देम, बट दे हैव टू टेक मेनी मोर स्टेप टू गो इन द राइट डायरेक्शन। और जो ऑपोजिशन है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है जो वो बातें उठा रही है उनको कंसिडर करके आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड एंड देन गो अहेड व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। सामीन, आप अपना फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का ये तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर अशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग असिस्टेंट दीबा यूसुफ और एडिटिंग असिस्टेंट मीर हमीद के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।